जय हिंद दोस्तों, अगर आप एसएमई आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो धनलक्ष्मी सीड्स का आईपीओ हमारे सामने ओपन है। और इस आईपीओ की खास बात है कि पहले ही दिन जो है हमें क्यूआईबी की एंट्री यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों जनरली जो क्यूआईबी है वो लास्ट दिन सब्सक्रिप्शन पे आते हैं, लेकिन पहले ही दिन इनका सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस पर हम जानेंगे कंपनी और आईपीओ डिटेल्स के बारे में, फिर कंपनी के फिनेंशियल्स जानेंगे, कब की कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग, साथ ही पीयर कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन में जो भी कंपनियां हैं उनके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूएशन महंगी है या फिर सस्ती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स क्या है, लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि एसएमई आईपीओ की क्या रिस्क है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले अगर बात करें तो रूरल एग्रीकल्चर शॉप के रूप में जो है कंपनी 1994 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में 2005 में जो कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई। साथ ही अगर बात करें इसकी, ये जो कंपनी है ना, एक सीड्स कंपनी है जो कि प्रोड्यूस करती है, प्रोसेस करती है और सेल करती है डिफरेंट फील्ड क्रॉप्स और वेजिटेबल्स के लिए। 5 स्टेट में जो है इसका कारोबार है, 70 प्रोडक्ट ये है इसके पास में, 1185 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर है और बहुत से किसान इनका यूज़ करके बड़े हैप्पी हैं। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे, इसका जो मेजर रेवेन्यू है वो आता है कॉटन सीड्स से, जो कि है 77%। अगर अभी लेटेस्ट जो 2024 वाला फाइनेंशियल है अगर उसकी हम बात करें तो इसके पोर्टफोलियो में है जो 70 प्रोडक्ट्स है अपने पास में देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन से, कॉटन सीड्स हो गया, वीट हो गया, है ना, बाजरा हो गया आपके पास में, ग्राम हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, मिल्की हो गया, ग्राउंड नट्स हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, ऐसे करके 70 प्रोडक्ट इसके पास में है। ये बात क्लियर। और अगर स्टेट की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, इनमें इनका काम हमें अपने देखने के लिए मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों बात करें आईपीओ की डिटेल के बारे में, तो देखिए आईपीओ जो है वो 9 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, मतलब आज से, और 11 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। साथ ही बात करें यहाँ पे इशू प्राइस की, तो वो है 52 रुपये से लेकर 55 रुपये तक, और रिटेल कोटा यहाँ पे 35%, और जो इशू साइज है वो है 23.80 करोड़, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। ये भी बहुत अच्छी बात है। फेस वैल्यू पे यहाँ पे 10 रखी गई है। बस थोड़ी सी नेगेटिव बात है कि प्रोमोटर होल्डिंग जो है 76.70% अभी वो घटकर हो जाएगी 56.37% जैसे यहाँ पे लिस्टिंग होगी। ये क्लियर। अब देखिए आईपीओ की जो अलॉटमेंट है वो 12 तारीख को आ जाना है। रिफंड आपको 12 तारीख 13 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो लिस्टिंग है वो होगी 16 तारीख की। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्लान बना सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अब कितना इन्वेस्टमेंट है मिनिमम, देखिए एसएमई आईपीओ चूंकि लोट में खरीदा जाएगा, एक लोट में यहाँ पे मिनिमम 2000 शेयर रहेंगे, और कुल जो कीमत रहेगी 1,10,000 रुपये रहेगी। मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 1,10,000 का रिटेल कैटेगरी में। वही अगर जो भी है देखिए इसके मल्टीपल में ही हमेशा इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। तो 2 लोट होंगे 2,20,000 के, जो कि रिटेल कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। तो मिनिमम जो एचएनआई कैटेगरी है उसमें आपको 2 लाख से ज़्यादा, मतलब 2,20,000 का इन्वेस्टमेंट एचएनआई कैटेगरी में। ये बात सारी क्लियर। अब दोस्तों बात करें कि ये आईपीओ क्यों लेके आ रहे हैं, तो इनका जो मेन मकसद है वो है मीट कैपिटल रिक्वायरमेंट, और दूसरा है जो भी इनके इश्यूज एक्सपेंसेस है उनके रिगार्डिंग, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ठीक है, मतलब इनका ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल एकदम क्लियर है ना। नेक्स्ट दोस्तों बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के, ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो 2022 से 23, 23 से 24, है ना, हम इन क्वार्टर जो है फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे। असेट अगर आप कंपनी के देखो तो असेट में जो है पहले थोड़ी गिरावट आई, लेकिन फिर उसके बाद में हमें वृद्धि देखने के लिए मिली। उसके बाद में रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू जो है कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रहा है। नेटवर्थ जो कंपनी की है वो भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास में एज ऑन डेट 1232, ठीक है ना, मतलब आप बोल सकते हो 1232 लाख या 12 करोड़। साथ ही बोरोइंग कंपनी के पास में 7 करोड़ की है ना। इतना तो इसके पास में रिजर्व एंड सरप्लस है। तो कंपनी को आज की डेट में हम कंप्लीटली डेट फ्री यहाँ पे मान सकते हैं। इससे पहले अगर फाइनेंशियल ईयर में भी देखते तो भी आप इसको डेट फ्री यहाँ पे मान सकते हैं। भले ही इन्होंने बोरिंग यहाँ पे पढ़ाई, लेकिन इसके पास में रिजर्व एंड सरप्लस है। लास्ट अभी लेटेस्ट जो क्वार्टर है ना, 2 क्वार्टर में हमने देखा कि यहाँ पे है ना ये अमाउंट मतलब बहुत अच्छा खासा हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको हम थोड़ा सा स्किप भी करके चले तो लास्ट ग्रोथ मतलब कंपनी की ठीक ठाक नज़र आ रही है। तो फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। रेवेन्यू देखिए आप यहाँ पे 2324 में 37% इंक्रीज हुआ, और पेट अगर देखें तो 55% की वृद्धि यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। ये बातें सारी क्लियर। फाइनेंशियल्स के हिसाब से कंपनी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से अगर हम देखेंगे तो 22 से 23 में पॉजिटिव था, 23 से 24 में पॉजिटिव। फिलहाल अगर अभी लेटेस्ट जो हम अगर क्वार्टर्स की बात करें तो 2024 पे 2 क्वार्टर का है जो कि नेगेटिव है। एक कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि पॉजिटिव 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 चला और यहाँ पे हमें नेगेटिव देखने के लिए मिल रहा है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें इसके पीयर कंपैरिजन में, तो इसके पीयर कंपैरिजन में आ जाना मंगलम सीड्स है ना, और अपने पास में अपसर्ज सीड है ना। इनका अगर अर्निंग पर शेयर देखें तो अर्निंग पर शेयर इसका 8 रुपये, 12 रुपये, इसका 5 रुपये से अर्निंग पर शेयर के हिसाब से सबसे कम है ना। और पी अगर देखें तो पी इसका निकल के आ रहा है 10.63 रुपये है ना। पी के हिसाब से यहाँ पे ये बिल्कुल वैल्यूएशन हमें ठीक ठाक यहाँ पे नज़र आ रही है। बाकी देखिए कंपनी अगर देखें तो फाइनेंशियल्स हमें सही लग रहे हैं कंपनी के है ना। अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे ठीक ठाक है। अब बात आती है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की, तो देखिए कंपनी काफ़ी टाइम से मतलब जो 20 साल के करीब जो है कंपनी की प्रेजेंस है यहाँ पे सीड इंडस्ट्री के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे नज़र आ रहा है वो है यहाँ पे कंपनी जो है डेट फ्री है यहाँ पे। और सेक्टर देखिए बढ़िया सेक्टर है, ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी ज़रूरत हर किसी इंसान को होती है ना। अब अपन को सभी को इसकी नीड होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात की है इसके पोर्टफोलियो में मतलब 70 टाइप्स के सीड्स है, तो ये भी मतलब सबसे बढ़िया बात है कि वेराइटी जो है यहाँ पे है इसके पास में। और बाकी अगर नेगेटिव पॉइंट की अगर बात की जाए तो नेगेटिव पॉइंट सबसे मेजर जो पॉइंट लग रहा है वो है कॉटन सीड्स के ऊपर डिपेंडेंसी। इससे रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आता है ना, वो एक अच्छी बात है, लेकिन एक डिपेंडेंसी होके रह गई मतलब इसके ऊपर। और बाकी दूसरा है जो प्रोमोटर होल्डिंग, वो हमारे पास में थोड़ी कहीं ना कहीं एक कंसर्निंग पॉइंट है। हालांकि अगर 51% प्रोमोटर होल्डिंग जो होती है वो ठीक ठाक ही मानते हैं, लेकिन अगर 70% प्लस हो तो बहुत अच्छी प्रोमोटर होल्डिंग हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, तो देखिए ग्रे मार्केट में यहाँ पे डिमांड बढ़िया चल रही है, लगभग 5 रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 है। और फिलहाल जो भी 51% के करीब जो यहाँ पे लिस्टिंग गेन की यहाँ पे उम्मीद की जा रही है। देखिए जीएमपी एक सिर्फ अनुमान होता है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि इसके आसपास से जो हमें लिस्टिंग होते हुए दिखाई देती है। पहले ही दिन ठीक ठाक यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला, लगभग 19 गुना यहाँ पे जो है सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला पहले ही दिन। QIB की एंट्री, जनरली QIB आते ही नहीं है पहले दिन, 1.32 टाइम्स यहाँ पे QIB देखने के लिए मिले। NI की बात करें 13.20 और रिटेल कैटेगरी में 30.39 टाइम्स से सब्सक्रिप्शन हुआ। टोटल यहाँ पे 19 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हमें देखने के लिए मिला है। अब मेजर बात आती है कि इस IPO के लिए अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले एक बात क्लियर कर लीजिए, जो भी फैक्ट्स है वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। अब देखिए IPO पे अप्लाई करना या ना करना ये आपका एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि देखिए आपका पैसा है तो ऑब्वियस बात है रिस्क और प्रॉफिट दोनों आपके ही होनी चाहिए। तो आप अपने सेंस के अकॉर्डिंग जो है जो वीडियो में डिटेल्स बताइए उनको आप उनके अकॉर्डिंग आपको लगे कि हाँ इसमें अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या बाकी आप अपने फाइनेंशियल जो एडवाइज़र होता है उससे भी जो है आप अपना डिस्कशन कर सकते हो कि इस IPO के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरी ओर से यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ अगर मैं इस IPO के लिए अप्लाई करता तो ऑब्वियस बात है सिंपली लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने की सोचता, ज़्यादा मतलब इसमें लॉन्ग टर्म में मेरा कोई मतलब प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे है नहीं। लिस्टिंग गेन के हिसाब से मैं इस IPO के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए जाता, सिंपल बात। बाकी मेरे डिसीजन के बेसिस के ऊपर आपको कोई भी अपना डिसीजन नहीं बनाना है, इंपॉर्टेंट बात। सोच समझ के अपना डिसीजन ले, उसी के अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड करें कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है SME IPO के रिस्क। अब SME IPO के रिस्क जानना आपको बेहद ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये देखिए मेन बोर्ड के IPO की तरह छोटा अमाउंट तो है नहीं कि 15,000 मेन बोर्ड का IPO होता है ना। यहाँ पे जो है पैसा यहाँ पे अच्छा खासा लगता है, 1 लाख प्लस, यहाँ पे 1,10,000 है। अभी रिसेंट में लिस्टिंग हुई थी आभा पावर एंड स्टील का IPO, आपने देखा होगा है ना। सब्सक्रिप्शन टोटल सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे 18 गुना हुआ था। और यहाँ पे ये था कि मतलब 75 रुपये का इशू प्राइस था, 15 रुपये का जो है इस पर लिस्टिंग गेन मिल जाएगा, और 20% यहाँ पे GMP बताई जा रही थी। लेकिन लिस्टिंग कितना हुआ 9.20%। आपको यहाँ पे ये भी पता चल गया होगा कि जो यहाँ पे जो दिया जाता है लिस्टिंग गेन अप्रोक्सीमेट, उसके आजू बाजू आपको जनरली लिस्टिंग देखने के लिए दिखाई देता है। कितने पे लिस्ट हुआ 81 पे लिस्ट हुआ। आज इसका प्राइस कितना है 66 आज की डेट में, ठीक है ना। आज कितनी डेट है, आज है अपने पास में 9 दिसंबर को इसका प्राइस क्या है 66। अब देखिए NSE BSE का, सॉरी NSE BSE तो लेकिन इसमें होता ही नहीं ना, है ना, ये एक्चुअली टाइमिंग का फर्क है। ओके चलिए कोई बात नहीं। अब अगर मैं बात करूँ कि इसका जो प्राइस है ना 66.8 यहाँ पे चल रहा है, कितना चल रहा है 66.8 है ना, ये प्राइस आप पकड़ लो इसका। और इशू प्राइस क्या था 75। अब 75 के बाद में लिस्ट हुआ 81 पे, उसके बाद में देखिए 66 पे आ गया। मतलब ये देखिए डाउन सर्किट लग रहा है ना,
लोअर सर्किट आप जिसको बोलते हो, लोअर सर्किट यहाँ पे खाई जा रहा है। अब एसएमई आईपीओ में अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट लगना है ना बहुत आम बात होती है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ लिस्टिंग इन। लिस्टिंग इन में क्या होता है, आईपीओ लिस्ट हुआ, ठीक है, आप प्री ओपन मार्केट में बेच के आप निकल लो, अपना लिस्टिंग इन जो भी मिला 9-10% निकाल लो, क्योंकि आगे कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे, प्लस में जाने वाला नहीं है, ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी जाते हैं। आपको अनदर एग्जाम्पल और मिलेगा यहाँ पे। तो भाई जिसको प्रॉफिट लेना था वो प्रॉफिट बना के निकल लिया है ना। आगे कंपनी का फ्यूचर क्या रहने वाला है कोई अता पता यहाँ पे फिक्स नहीं होता है, क्योंकि बहुत छोटी साइज मीडियम साइज की यहाँ पे कंपनियां रहती है। तो यहाँ पे जितना पैसा आपको बनते हुए दिखता है ना, उतना ही ज़्यादा रिस्क भी होता है। ये आप अपने दिमाग में बात बिठा लेना है यहाँ पे, है ना। तो जिसको प्रॉफिट लेके निकलना था वो निकल लिया। बाद में देखिए लोअर सर्किट लगते थे, पता नहीं लोअर सर्किट कहाँ तक लगेगा, है ना। तो ये बातें आपको जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी के बता रहा हूँ, अपेक्स इकोटेक। अपेक्स इकोटेक जो है इसका भी 73 था, है ना, इशू प्राइस, और 75 रुपये लगभग बताया जा रहा था कि लिस्टिंग एंड मिल सकता है 61% के करीब। लेकिन यहाँ पे कितना मिला, 90%। पहले ही दिन जो है लिस्टिंग गेन मिला 90% यहाँ पे, मतलब 73 रुपये का शेयर जो है 138 रुपये के ऊपर लिस्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, करंट में प्राइस क्या चल रहा है, करंट में प्राइस चल रहा है अपने पास में अपेक्स इकोटेक का 124, है ना। अब देखिए 124 है, मतलब 73 से तो ज़्यादा, ये बहुत अच्छी बात है। पहले आईपीओ ऊपर, पहले है ना अपर सर्किट खाता चला गया, अपर सर्किट है ना। उसके बाद में क्या हुआ, अब देखिए वापस से लोअर सर्किट खाने लग गया है, वापस से लोअर सर्किट, रोज लगभग 5% का लोअर सर्किट खाते हुए नीचे की ओर जा रहा है। और 138 से कितना गया, 125। आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए, कई बार हमें लालच होता है कि अपर सर्किट खा रहा है, चलो बेचते नहीं है, बेचते नहीं, बेचते नहीं है। लेकिन जब अपर सर्किट में तो आप बेच सकते हो, लेकिन जब ये लोअर सर्किट खाएगा तब आप सेल नहीं कर सकते इसको। क्लियर ना, क्योंकि हमारे पास में क्या होता है, एसएमई आईपीओ लोट में ही खरीदा जाता है, लोट में बेचा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं राजेश पावर की, तो राजेश पावर का प्राइस कितना था, 335, और लिस्ट हुआ 90% पर 636 के ऊपर। अभी भी देखो 818, रोज अपर सर्किट खा रहा है, रोज अपर सर्किट खा रहा है। तो कई बार क्या लालच मरा भी देता है, कई बार लालच हमें अच्छा प्रॉफिट भी बना के देता है। तो इसलिए है ना कंपनी की जो स्टडी है ना बहुत डिटेल में आपको करनी चाहिए। खुद से अगर आप ये सारी चीज़ें समझोगे, अच्छे से एनालिसिस करोगे, या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से अच्छे से डिसीजन लोगे, उसके बाद में ही जो है आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, बाकी मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। आपको अपना जो डिसीजन है ना बहुत सोच समझ के लेना है, देन आपको डिसाइड करना है कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। अगर वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और जो भी आपके सजेशन है उनके लिए आपका बिल्कुल स्वागत है।